देखिए आज हम लोग वेक्टर एंड स्केलर का लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेक्चर 3 के अंदर हम लोग कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आप लोग को पिछले लेक्चर के अंदर वेक्टर बता चुका हूं, स्केलर बता चुका हूं, पोजीशन वेक्टर बता चुका हूं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बता चुका हूं। ठीक है, और वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन भी बता चुका हूं। ठीक है, क्या होता है पोजीशन वेक्टर? किसी भी चीज का पोजीशन अगर हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में नापते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और वो कोऑर्डिनेट्स के द्वारा निकालते हैं, आप लोग को याद है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर के अलावा यदि हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर आता है। ठीक है, तो दूसरा पोजीशन वेक्टर में से पहले पोजीशन वेक्टर को माइनस करते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। याद होगा आपको, फाइनल माइनस इनिशियल, R21 बराबर R1 माइनस R2 बताया था मैंने। ठीक है, R21 का मतलब क्या है? 2 से 1 पे जा रहे हैं और उसमें क्या करेंगे? 1 माइनस 2 करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। भाई 1 से 2 पे गए तो फाइनल कौन है? 1 और इनिशियल कौन है? 2, तो फाइनल माइनस इनिशियल हम लोग करेंगे। समझ में आ गई बात? ऐसे R12 होगा। ठीक है, कई बच्चों को चीजें क्लियर नहीं होती हैं, कई बच्चे इसे रट के बैठे रहते हैं। ठीक है, R12 बराबर क्या होगा? R2 माइनस R1 होगा। ठीक है, क्यों होता है वो चीज आपको पता है? फाइनल माइनस इनिशियल करके होता है। ठीक है, तो चलो अब इसके अंदर ज्यादा हम टाइम नहीं लगाते हैं, आगे चलते हैं। अब हम डायरेक्टली कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। ठीक है, परिभाषाओं में सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा, 1 मिनट में यहाँ ऑन कर देता हूँ परिभाषाएं, आप लोग को यहाँ साइड में लिखी हुई दिख जाएंगी परिभाषाएं सारी। ठीक है, देखिए यहाँ साइड में लिखी हुई दिख रही होंगी, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। ठीक है, ये सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में मैं पहला आप लोग को बता रहा हूं इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, यहाँ साइड में देंगे, लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसको मैं थोड़ा इधर साइड में कर देता हूं। वेक्टर एंड स्केलर। ठीक है, यहां साइड में लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, अब इक्वल वेक्टर्स क्या होता है? 2 वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग 2 वैल्यूज ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है? आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगी इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम, यदि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, मतलब मैंने क्या लिखवाया है, इस चीज को आप ध्यान समझो। कोई भी 2 वेक्टर्स हैं, मैंने परिभाषा आप लोग देखो, 2 वेक्टर्स, कोई भी 2 वेक्टर्स हैं जो एक ही क्वांटिटी के हैं। ध्यान रखना, एक ही क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया? अगर फोर्स है तो दो फोर्स की बात होगी। 2 वेक्टर किसके होंगे? फोर्स के होंगे। अगर वेलोसिटी है तो दोनों वेक्टर्स किसके होंगे? वेलोसिटी के। ऐसा नहीं कि एक वेक्टर तो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक वेक्टर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और आप ये कहो कि दोनों इक्वल वेक्टर हो सकते हैं। समझ में आई नहीं ये बात? एक ही फिजिकल क्वांटिटी हो, मान लो ये F1 है और ये दूसरा वाला क्या है? F2। ठीक है, तो हाँ, इनमें इक्वल होने की संभावना है। लेकिन अगर आप कहो एक तो फोर्स का हो गया और एक वेलोसिटी का हो गया और आप कहो साहब ये इक्वल वेक्टर होंगे, तो इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। जरूरी क्या है? एक ही फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। ठीक है भाई, कंपैरिजन इक्वल का मतलब क्या होता है? इक्वल का मतलब होता है दोनों तरफ बराबर। ठीक है, या आपस में बिल्कुल सेम हो, यही तो कहते हैं ना। ठीक है, अब सेम किस में होंगे? सेम किस में होंगे? एक ही क्वांटिटी के अंदर तो होंगे, क्यों अलग अलग क्वांटिटी में थोड़ी होंगे। नहीं, ये बात समझो, एक ही क्वांटिटी के अंदर होगा। ठीक है, किसी भी चीज का हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो एक ही क्वांटिटी में करेंगे, अलग अलग क्वांटिटी में कंपैरिजन नहीं कर सकते। समझ में आई नहीं ये बात? तो एक ही क्वांटिटी में हम कंपैरिजन करेंगे तो उस कंपैरिजन के अंदर क्या होगा? एक तो फोर्स होना चाहिए। ठीक है, फोर्स हो तो दूसरा वेक्टर भी किसका हो? फोर्स का हो। या वेलोसिटी है तो दूसरा वेक्टर भी किसका हो? वेलोसिटी का हो। मतलब क्वांटिटी सेम होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी क्या हो? सेम हो। ठीक है, तो अब मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान देना, 2 वेक्टर से, सपोज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर्स। अब इक्वल वेक्टर कब होंगे? ध्यान रखना, जब ए का मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड किससे शो होता है? आप लोग को मैंने बताया था, इस एरो की लंबाई से मैग्नीट्यूड शो होता है। ठीक है, तो ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये बी वेक्टर है। समझ में आई नहीं ये बात? तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का लंबाई बराबर है, इसका मतलब क्या? मैग्नीट्यूड सेम है क्या? बिल्कुल सेम है। क्या डायरेक्शंस भी सेम है? बिल्कुल डायरेक्शंस भी सेम है। इसका मतलब ए वेक्टर क्या होगा? इक्वल होगा किसके? बी वेक्टर के। समझ में आ गई बात? अरे कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है ना कोई दिक्कत? पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां आप लोग को डेफिनेशंस लिखी हुई दिख रही है साइड के अंदर, इस डेफिनेशन से आप पूरा जो मैंने लिखा है वो पूरा यहां पर मैंने समझाया आपको। ठीक है, चलिए अब आगे एक और चीज देखते हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक और चीज क्या है, मैं इससे ऐसा भी लिख सकता हूं
ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 0। अरे लिख सकता हूं या नहीं? इसको उठा के इधर लिया है, जब इसको उठा के इधर लाऊंगा तो क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई ना सबको? तो ये सिंपल सी चीज है, आप लोग फटाफट ये लिखो, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। ठीक है, फटाफट सभी विद्यार्थी लिख लो, नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं हम लोग। चलो लिख लिया होगा आप लोगों ने, अभी नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। सेकेंड डेफिनेशन आप लोग को बोर्ड पे यहां साइड में लिखी हुई दिख जाएगी। क्या है सेकेंड डेफिनेशन? देखो सेकेंड डेफिनेशन ये लिखी हुई दिख रही होगी आपको, यहां पर इस देंगे नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। सेकेंड डेफिनेशन आपको यहां साइड में लिखी हुई दिख रही होगी, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। क्या है इसके अंदर? देखो, इट इज डिफाइंड एज अनदर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव वेक्टर किसे कहेंगे हम? ऐसे वेक्टर को कहेंगे जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट। डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो। ठीक है, मतलब मैं ये कहूंगा कि एक वेक्टर ये रहा, ठीक है, सपोज ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये बी वेक्टर है। ये बात समझ में, ये ए वेक्टर और ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, तो यहां ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस ऑफ बी वेक्टर। पता है क्यों? देखो तुम खुद सोचो, मैग्नीट्यूड तो सेम है, अरे अमाउंट तो सेम है या नहीं? तो मैग्नीट्यूड तो इसका सेम हो गया, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ये इधर है, ए का डायरेक्शन यदि इधर है तो बी का डायरेक्शन किधर दिख रहा है हमें? इधर की तरफ। इसलिए ए वेक्टर बराबर माइनस ऑफ बी वेक्टर होगा। अब तुम्हें इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, जो एग्जांपल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिया था उसी को वापस उठा रहा हूं और उससे आपको समझाऊंगा। ठीक है, पहले तो यहां तक बताओ, क्लियर हो गई क्या ये बात? इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ए वेक्टर प्लस, इसको इधर लाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, बी वेक्टर बराबर 0। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ऐसा लिख सकता हूं। देखो, नेगेटिव ऑफ वेक्टर के अंदर जरूरत क्या है? मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो। इक्वल वेक्टर में क्या है? इक्वल वेक्टर में क्या है? मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तो वो क्या है? इक्वल वेक्टर, बिल्कुल एक जैसे। ठीक है, बस क्वांटिटी सेम होना चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर क्या हो? इसमें भी सेम क्वांटिटी के अंदर ही बात होगी, ऐसा नहीं अलग अलग क्वांटिटी है। आ रही बात समझ? ठीक है, सेम क्वांटिटी के अंदर हम बात करेंगे, इसके अंदर अपोजिट क्वांटिटी के अंदर बात नहीं करेंगे। ठीक है, अपोजिट क्वांटिटी मतलब सॉरी डिफरेंट क्वांटिटीज में बात नहीं करेंगे, एक ही क्वांटिटी में बात होगी। समझ में आ गई बात यहां तक? क्लियर है सभी को? ठीक है, अब मैं इसको उस हिसाब से समझा रहा हूं जो आपको मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था। क्या समझाया था? देखो, ये तो आप लोग लिख लो पहले, फटाफट जल्दी से लिख लो। लिख लिया? आगे बढ़ते। देखो, अब मैं आपको, मैंने कल एग्जांपल लिया था पिछले लेक्चर में, मतलब कि ये एक्स है और ये वाई है, बहुत ध्यान सुनना। और यहां पर एक पार्टिकल था, ठीक है, वन लोकेशन पर। क्या कोऑर्डिनेट थे इसके? x1, ठीक है, या x1 छोड़ो, मैंने कितना लिया था? 3,4,5, शायद पिछले लेक्चर का आपको याद होगा। ठीक है, और फिर ये पार्टिकल यहां से चल के कहां गया था? सेकंड पोजीशन पे। और यहां कोऑर्डिनेट कितने थे? देखो कितने थे? 7, 8, 9 है ना, 739 हो, 739 था। ठीक है, 739 होगा। समझ में आ गई बात? यही था। मैंने क्या लिखा था यहां पर? R1। क्या लिखा था मैंने? R1। बहुत ध्यान सुनना, जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या है। ठीक है, तो R1 वेक्टर बराबर कितना लिखूंगा मैं? 3ik प्लस 4jk प्लस 5kk, यही लिखूंगा। ठीक है, और ये वाला वेक्टर क्या था? R2 वेक्टर। हाँ या नहीं? अरे ये R1 वेक्टर है और ये R2 है, तो R2 वेक्टर कितना आएगा बताओ? 7ik प्लस 3jk प्लस 9kk। ये सब तो मैंने आपको पीछे समझा दिया था कि नीचे आया है तो इसका x का वैल्यू बढ़ गया है और y का वैल्यू घट गया नीचे आने की वजह से। ठीक है, और यहाँ पर z का वैल्यू भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना आप लोग, क्या हो रहा है, सीन समझना क्या हुआ। ठीक है, मैं इधर से इधर का पहले डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा। ठीक है, तो बताओ मैं क्या निकालना चाह रहा हूं? जब इधर से इधर आए तो मैं क्या निकालूंगा बताओ? R1 से 2 या 2 से 1? R1 से 2। ठीक है, अरे 1 से 2 आ रहे हैं ना, तो R1 से 2 आएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? R2 माइनस
R1 के बराबर होगा। यही बात समझ में? अरे कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है ना कोई दिक्कत? अब मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ, देखो आप लोग देखना वैल्यू क्या होगी। R2 की वैल्यू कितनी आएगी? 7 आई कैप 7 माइनस 3 डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। 7 माइनस 3 आई कैप प्लस 3 माइनस 4 जे कैप प्लस 9 माइनस 5 के कैप। अरे यही तो है, ठीक है। चलो सबस्ट्रेट कर देते हैं, कितना आएगा? 4 आई कैप माइनस 1 जे कैप प्लस 4 के कैप। यही है, ये क्या निकला आपके पास? R12 निकला है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है ना? ये कौन सी वैल्यू निकली आपके पास? R12 वेक्टर। क्या निकाला है आपने? R12 वेक्टर। अब मैं कहता हूं कि नहीं, मैं इधर से इधर जा रहा हूं, ठीक है। 2 से कहां जा रहा हूं? 1। तो क्या निकालना पड़ेगा मुझे बताओ? R21। मुझे क्या निकालना पड़ेगा? R21 निकालना पड़ेगा। समझ में आई नहीं ये बात? तो R21 बराबर कितना होगा? R1 माइनस R2। अरे यही तो होगा, क्योंकि आप फाइनल ये है, पहले इनिशियल ये था और फाइनल ये था, ठीक है। अब इनिशियल कौन है? सेकंड पॉइंट, क्योंकि 2 से जा रहा हूं मैं, कहां पर? 1 की तरफ, और ये क्या हो गया आपका? फाइनल पॉइंट। तो क्या निकलेगा? R21। क्या निकलेगा? ध्यान देना, क्या लिखूंगा? इसमें से इसे माइनस करूंगा, माइनस 4 आई कैप, इसमें से इसे माइनस करूंगा प्लस 1 जे कैप, और इसमें से इसे माइनस करूंगा माइनस 4 के कैप। समझ में आई नहीं ये बात? ठीक है। अब एक मिनट गौर करना, मैं क्या करता हूं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं। क्या कॉमन ले लेता हूं? तो क्या बचेगा अंदर? 4 आई कैप, यहां कितना था? प्लस है, प्लस यहां क्या हो जाएगा? माइनस जे कैप, माइनस 1 जे कैप और प्लस 4 के कैप। यही बात समझ में? ठीक है। मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला माइनस, देखो R12 बराबर तो कितना है? R12 बराबर आया आपके पास 4 आई कैप माइनस 1 जे कैप। शायद यहां दिख नहीं रहा होगा, यहां लिखता हूं, ठीक है। R12 बराबर कितना आ रहा है? R12 बराबर है 4 आई कैप माइनस 1 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। और R21 बराबर कितना आया है? माइनस ऑफ 4 आई कैप माइनस 1 जे कैप प्लस 4 के कैप। अरे माइनस कॉमन ले लिया था ना मैंने, ठीक है। अच्छा, इस माइनस को क्या मैं इधर ला सकता हूं क्या? अरे इस माइनस को क्या इधर ला सकता हूं क्या? कोई दिक्कत थोड़ी है, इस माइनस को उठा के मैं इधर लिया। तो अब आप देखो, क्या R12 बराबर माइनस ऑफ R21 हो रहा है या नहीं हो रहा? अरे ये दोनों साइड्स बराबर है ना। यदि ये दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो R12 क्या है? नेगेटिव ऑफ R21 है। R12 क्या है? नेगेटिव ऑफ R21 है, ठीक है। मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ में आ गई होगी आप लोग, कोई इसके अंदर ज्यादा माथा फोड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है। सिंपल सा फंडा, R12 बराबर माइनस ऑफ R21 वेक्टर। क्लियर है यहां तक? सभी को सीन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाई थी, लेकिन यहां पर नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहां समझा दिया। अब एक मिनट यहां खुद सोच के देखो, R12 इधर है और R21 इधर है, क्या दोनों की दूरियां सेम सेम होगी क्या? अरे 1 से 2 या 2 से 1 दूरियां तो सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन अलग है। R12 का डायरेक्शन इधर है और R21 का डायरेक्शन इधर है, इसलिए क्या आ गया यहां पर? माइनस आ गया। मैथमेटिकली भी करके बता दिया मैंने आप लोगों को। अभी तक तो मैं बोल ही रहा था, लेकिन मैथमेटिकली भी मैंने इसे प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो अब ध्यान देना, ये किसी को लिखना है क्या? लिखना है आप लोग को? किस किस को लिखना है? हाथ ऊपर करो, ठीक है। चलो लिख लो, फिर इसे लिख लो। चलिए लिख लिया होगा आप लोगों ने यहां तक। अब मैं इसको बिल्कुल सही से समराइज कर दूं, तो समराइज करने का सीन इतना सा है, अब तुम खुद देखो, बिना न्यूमेरिकल वैल्यूज के आपको एक्सप्लेन कर दूं। तुम खुद सोचो कि R12 बराबर कितना था? R2 माइनस R1 था या नहीं? ठीक है। अच्छा, R21 बराबर कितना होता है? R1 माइनस, होता नहीं होता, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, R12 में से, ये मैं इसे समझाने में इतना जोर क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि 11th में और 12th में, ठीक है,
दोनों में एक डेरिवेशन आएगा जहां पर ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। अरे बात समझ, इसलिए इतनी ताकत लगा रहा हूं इसे समझाने में, नहीं तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स की वेक्टर फॉर्म, न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ की वेक्टर फॉर्म और एक कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। वहां पर ये चीज काम आती है, ठीक है। तो वहां जल्दी हो जाएगा यदि अभी अपन दिमाग लगा लेंगे, नहीं तो वहां पर ये सब चीजें मुझे दोबारा समझाना पड़ेंगी, ठीक है। तो अभी समझ लो अच्छे से, वहां आसानी आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ क्या लिखूंगा मैं, वहां बिल्कुल सेम ऐसे ही काम करूंगा मैं। अब मैं एक काम करता हूं, इस वाली इक्वेशन में माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन लूंगा तो क्या होगा, R1 तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और R2 किसका हो जाएगा, अरे R2 माइनस का हो जाएगा ना। आप माइनस को अंदर डालो तो ये ऊपर वाली इक्वेशन बनेगी नहीं बनेगी, दोबारा बनेगी ना, ठीक है। मैंने अभी माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या आ गया, R1 माइनस R2। तो अब तुम खुद देखो, R12 बराबर माइनस ऑफ, ये वैल्यू किसकी है, अरे ये वैल्यू किसकी है, R21 की है। तो देखो सही से साबित हो गया, R12 वेक्टर बराबर माइनस ऑफ R21। क्लियर है या नहीं है, ठीक है। R12 बराबर माइनस ऑफ R21, ठीक है। R12 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, R21 के बिल्कुल इक्वल होगा। यहां से यहां आने का, यहां से यहां आने का दूरी बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है, लंबाई बिल्कुल बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होंगी, उसके लिए माइनस आ रहा है। समझ में आ गई बात। जैसे हम लोग पढ़ेंगे फोर्स के बारे में, जैसे ये दो मासेज है M1 और M2, 9th में पढ़ा होगा आपने, इनके बीच का दूरी कितना है R। तो ये वाला मास इधर अट्रैक्ट होगा, ठीक है, और ये वाला मास इधर अट्रैक्ट होगा। तो ये अट्रैक्ट इधर हो रहा है, इसको मैं नाम देता हूं F12, ठीक है, और इसको क्या देता हूं F21, तो क्या देता हूं F21। तो F12 बराबर क्या होगा, माइनस ऑफ F21 होगा। समझ में आई नहीं बात, दोनों फोर्स इक्वल है लेकिन क्या आ रहा है, डायरेक्शन उल्टा होने की वजह से, मतलब अपोजिट होने की वजह से माइनस साइन आ रहा है। लेकिन जब इसको सॉल्व करते हैं ना, हम सॉल्व करते हैं तो एक्चुअल में ये माइनस का जो साइन आता है वो इसकी वजह से आता है सॉल्व करने पर। अभी तो साफ साफ नजर आ रहा है यूं ही, ठीक है, लेकिन जब सॉल्व करूंगा, डेरिवेशन करूंगा ना, तो ये माइनस साइन नजर आएगा, ठीक है। इस वाले माइनस की वजह से ये वाला साइन माइनस होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्लियर है सभी को, यहां तक सभी को क्लियर है। लिखना है ये चीज, ये वाला पोर्शन लिखना है क्या आपको, ये लिख लो, मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज लिख लो आप, ठीक है। चलिए लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब इसके अंदर मैं आप लोग को एक चीज और बता दूं, कुछ बच्चे कंफ्यूज ही होते हैं कि सर ये माइनस इधर के बजाय इधर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अरे इधर के बजाय इधर आएगा तब भी सही है। अगर मैं इसे ऐसा लिख दूं R12 बराबर माइनस ऑफ R21, सही है, ऐसा लिख दूं माइनस ऑफ R12 बराबर R21 तो भी सही है, दोनों चीजें सेम सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आ गई बात समझ में, दोनों चीजें सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। मेरे ख्याल से ये पूरी चीज क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से। एक छोटी सी डेफिनेशन है लेकिन मैंने अच्छा खासा टाइम दिया है इसके अंदर जान करके, ठीक है। क्यों दिया है, क्योंकि आगे कभी भी फंसो नहीं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट परिभाषा पे चलते हैं हम लोग। यहां साइड में लिखी हुई दिख रही होगी आपको नेक्स्ट परिभाषा, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। नेक्स्ट परिभाषा क्या है, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। अब मॉड्यूलस नाम से पता चल रहा है कोई भी वेक्टर है, सपोज ए वेक्टर है, तो इसका मोड, इसका जो ये मोड लिया है ना, ये दो डंडे लगाए हमने, 10वीं में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो ये मॉड्यूलस क्या कहलाता है, ये मॉड्यूलस क्या कहलाता है आपका, ये वाला जो डंडे दिख रहे हैं ये कहलाता है आपका मॉड्यूलस। क्या कहलाता है ये, मॉड्यूलस। और ये किसके लिए रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये मैं शुरू से समझाता आ रहा हूं आपको। ये बताता है मैग्नीट्यूड को, किसको बताता है, तो इसी की परिभाषा लिखी हुई यहां पर, ये देखो यहां लिखा हुआ दिख रहा है आपको, द मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर मींस द लेंथ और द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। जो मॉड्यूलस होगा किसी भी वेक्टर का, वो क्या होगा, कोई भी वेक्टर का लेंथ या फिर लेंथ के अलावा उसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। या तो वेक्टर का लेंथ हो या उसका मैग्नीट्यूड हो, वो क्या कहलाएगा आपका, मॉड्यूलस कहलाएगा। मैंने एक चीज और नीचे लिख रखी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है भाई, स्केलर क्वांटिटी क्यों होगी, क्योंकि डायरेक्शन ही नहीं है भाई। बात ही हम मॉड्यूलस की कर रहे हैं, मॉड की कर रहे हैं, वैल्यू की बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, तब न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ गई बात, क्लियर है यहां तक। चलो
अब इसको मैं थोड़ा ढंग से आपको एलेबरेट कर दूं अच्छे से कि सपोज जैसे वही पोजीशन वेक्टर वाली बात करूं तो यहां पर एक से ये y है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं x1, y1, z1 है या नहीं, ठीक है, x1, y1, z1 और ये कितना है r1 वेक्टर। तो r1 वेक्टर बराबर कितना आएगा x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k के। अरे समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब इसका मैंने अच्छा ये कोऑर्डिनेट कितने 0,0,0, ठीक है। अगर यहां से यहां का डिस्टेंस में निकालता हूं तो कैसे निकालूंगा, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। कैसे निकलेगा r12 का मैग्नीट्यूड, r12 का मैग्नीट्यूड बराबर सॉरी r12 नहीं r1 बोलो, r12 निकल गया मुझसे। तो यहां कितना आएगा x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला z1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये जो निकाला हमने ये क्या है मैग्नीट्यूड, ठीक है। और इसी को हम क्या कहेंगे मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। समझ में आ गई बात, क्लियर है यहां तक। अच्छा लेंथ के हिसाब से अगर बात करूं तो मैंने आप लोग को बताया था ये क्या है आपके सामने, सपोज 2 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला एरो, तो 1 न्यूटन को क्या रिप्रेजेंट करेगा इसका आधा, इसका आधा किसको रिप्रेजेंट करेगा 1 न्यूटन। तो ये लेंथ भी किसको शो कर रही है, ये लेंथ मॉड्यूलस को शो कर, मैग्नीट्यूड को शो कर रही है। ये मैं बहुत अच्छे से पहले लेक्चर में समझा चुका हूं, ठीक है, लेक्चर 1 के अंदर, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, एक और चीज मैं आपको यहां पर समझा दूं, एक बेसिक बात मैंने आपको ये भी बता दिया है, फिर भी और दोबारा बता देता हूं, पहले बता चुका हूं, कोई नई बात नहीं है कि अगर कोई ए वेक्टर है, कोई भी ये क्या है ए वेक्टर, तो इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड को या मॉड्यूलस को। या तो सिंपल में ओनली क्या लिख दूं ए और तीरा हटा दूं ऊपर से, ठीक है। तो ये क्या है मैग्नीट्यूड, ये क्या है मैग्नीट्यूड, ठीक है। या फिर मैं तीरा नहीं हटा रहा और तीरा हटाने के बजाय मैंने यहां 2 डंडे और लगा दिए, ठीक है, तो भी ये भी क्या है, और ये दोनों ही एक इक्वल चीज है, लिखने का तरीका है। आ गई बात समझे, लिखने का तरीका है, ठीक है। और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में या तो ऐसे ए वेक्टर लिख देते हैं या फिर क्या करते हैं और इसको मोटा करके लिखते हैं, इसको बोल्ड करके लिखते हैं। मैंने आप लोग को ये बताया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर में, ठीक है, कि इसको बोल्ड करके भी लिखते हैं। समझ रहे हो बात को, तो बोल्ड हुआ हुआ है उसका कोई ना कोई मीनिंग है, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में एनसीईआरटी में भी है ऐसा, ठीक है ना। आपको पिछले लेक्चर में भी बताई थी ये बात कि बोल्ड करके लिखते हैं, ठीक है। तो अगर बोल्ड करके लिख रहे हैं तो उन्हें एरो लगाने में जोर आ रहा है, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया मोटा करके लिख दिया और ये कह दिया जितने भी मोटे अक्षर है वो सारे क्या है वेक्टर। समझ में आ गई बात, ठीक है। और ये मैग्नीट्यूड को या तो ऐसे सिंपल बिना एरो लगाए हुए लिख दो या पास में डंडे लगा दो, ठीक है, सेम ही चीज। क्लियर है यहां तक क्लियर है सबको। यानी मैं अगर ये r1 वेक्टर के यहाँ डंडे लगा दूं या फिर ओनली r1 लिख दूं, एक ही बात है। इसको भी इसका मीनिंग भी होगा, इसका मीनिंग भी ये होगा। समझ में आ गई बात, यहां तक लिखना है किसी को, ये लिखना हो तो लिख लो। चलिए लिख लिया होगा आप लोगों ने यहां तक। अब मैं आपको समझाऊंगा 4th डेफिनेशन यूनिट वेक्टर की, ठीक है। इसको तो मैं मिटा दूं, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा यूनिट वेक्टर आपको, ठीक है, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके बारे में कुछ चंद बातें आप लोग को ध्यान रखनी है, ठीक है। यहां साइड में परिभाषा लिखी हुई दिख रही होगी आपको यूनिट वेक्टर की, ठीक है। क्या परिभाषा है, इट इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। ध्यान रखना, एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, ड्रॉन इन डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, जो ड्रॉ करा गया है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए या उसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए हम क्या बनाते हैं यूनिट वेक्टर बनाते हैं। देखो अभी मैं समझाता हूं, ठीक है। पहले तो आप लोग ये ध्यान रखना, देखो ये सिंबल किसके लिए, वेक्टर के लिए, ये सिंबल किसके लिए, ये या फिर ये वाला, बताओ, मैग्नीट्यूड। ये तो वेक्टर के लिए, इसको तो मैं बोलूंगा ए वेक्टर, इसको बोलूंगा मैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर को अलग से दिखाते हैं, एक सिंबल लेकर आए ए और उसके ऊपर लगाते हैं कैप, ये कहलाता है कैप, दिख रहा है ये तिकोना, ठीक है। ये क्या कहलाता है आपको, ये कहलाता है कैप, ठीक है, इसे बोलते हैं ए कैप। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर को, ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर के बारे में चंद बातें सुन लो। पहली एक बात तो यूं ही सुन लो, नाम क्या है इसका यूनिट, यूनिट माने एक, ठीक है।
यानी ए केप का जो वेक्टर मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज 1। ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कुछ भी हो, अगर वो यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। एक्स वाई जेड कोई सी भी चीज हो, अगर यूनिट वेक्टर उसका जो है उसका यूनिट, वो जो भी वैल्यू वो यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा हर हाल में। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गई एक बार। ठीक है, परिभाषा में भी लिखा हुआ है, यहां दिख रहा होगा आपको, इट इज ए यूनिट वेक्टर, इट इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। यूनिट मैग्नीट्यूड मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ऐसा वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। समझ में आ गई बात यहां तक? अरे क्लियर है? आगे देखते हैं एक और चीज। ठीक है, यहां पर आपके पास ये ए के बराबर 1 आ चुका है, यहां तक समझ में आ गई ये पूरी कहानी। अब इसके आगे देखते हैं अपन, तो इसके आगे का सीन क्या होगा, यूनिट वेक्टर के बारे में समझना। वेक्टर बराबर क्या होता है, मुझे बताओ, वेक्टर क्या होता है? वेक्टर बराबर होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। वेक्टर बराबर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो डायरेक्शन बराबर कितना होगा, डायरेक्शन बराबर कितना होगा, वेक्टर अपॉन, होगा नहीं होगा? और मैंने अभी आपसे कहा कि ये किस लिए काम में आता है, लिखा हुआ है डेफिनेशन में देखो, इट इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। किसके काम में आ रहा है ये, कोई भी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के काम में आ रहा है। यानी मैं इस डायरेक्शन के बजाय क्या लिख सकता हूं, यूनिट वेक्टर लिख सकता हूं। डायरेक्शन के बजाय क्या लिख सकता हूं, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर बराबर क्या होगा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। मतलब अगर मैं कहूं इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, देखो ए केप बराबर पता है कितना होगा, ए केप बराबर होगा ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। समझ में आ गई बात? ए केप बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी उल्टा पुल्टा बोल दिया मैंने, ए केप बराबर क्या होगा, वेक्टर ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। समझ में आ गई बात? ठीक है, यानी ए केप यानी यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्या है, वेक्टर ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ का रेशियो है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब ध्यान देना, यदि मैं ए वेक्टर को ऐसा लिख दूं, एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप, ठीक है, तो और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अगर मैं ए केप निकालना चाहता हूं तो वो कितना होगा, एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। समझ में आ गई क्या बात सभी को? सभी को बात समझ में आ गई क्या? अरे कोई दिक्कत है? नहीं है ना कोई दिक्कत? क्लियर है सभी को यहां तक का मसला अच्छे से? ठीक है, अच्छा ये चीज आप लोग लिख लो फटाफट। ठीक है, फिर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर उसके बाद हम इस डेफिनेशन को समाप्त करते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर का क्वेश्चन दूंगा मैं। ठीक है, चलो जल्दी से लिख लो यहां पर। चलिए यहां तक लिख लिया होगा आप लोगों ने। एक चीज और बता दूं छोटी सी, आई केप, जे केप और के केप आपने पढ़ा है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स है। आई केप किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एक्स की, ये किसकी करता है, वाई की, और ये जेड की। ये सब पहले बता चुका हूं, लेकिन वापस एक बार जब टॉपिक पढ़ा हमने यूनिट वेक्टर तो इसलिए समझा रहा हूं। चलो अब एक सवाल लिखते हैं इसमें, एक सवाल लिखो आप लोग। देखिए अभी हम लोग यूनिट वेक्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब यूनिट वेक्टर का क्वेश्चन क्या है, इफ ए यूनिट वेक्टर गिवन है, क्वेश्चन में एक यूनिट वेक्टर है जो कितना है 0.3 आई के प्लस 0.4 जे के प्लस सी के केप, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, ये आपके सामने यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है और आपको इसमें एक वैल्यू मिस है। ठीक है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो वैल्यू की जगह क्या लिखा हुआ है, सी, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यूनिट वेक्टर में इसको मान लेता हूं ए केप, क्या मान लेता हूं, ए केप। तो ए केप बराबर कितना होगा, 0.3 आई केप प्लस 0.4 जे केप प्लस सी के केप। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब ध्यान से सुनना इसे। यहां पर सिंपल सा फंडा क्या है, हम ये जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ, या फिर मैं ऐसा लिखता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए केप बराबर कितना होगा, 1 के बराबर होगा। ये मैंने आप लोग को कॉन्सेप्ट में बताया था जब ये टॉपिक पढ़ाया था। ठीक है, तो मैं इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखूंगा, अंडर रूट 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, ये उधर जाएगा,
0.3 का स्क्वायर की जगह कितना लिख दूंगा मैं 0.09 प्लस यहां इसकी जगह कितना लिख दूंगा 0.16 प्लस सी स्क्वायर, और ये रूट इधर जाएगा तो 1 का स्क्वायर होके 1 ही हो जाएगा। तो सी स्क्वायर बराबर कितना होगा, ये उधर चल जाएगा तो 1 माइनस 0.09 और इन दोनों को ऐड कर देना डायरेक्टली 0.25 हो जाएगा। ठीक है, तो सी स्क्वायर बराबर कितना आएगा 0.75 और सी बराबर कितना आएगा अंडर रूट 0.75। बस ये आंसर, समझ गए बात को। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से लिख लो सभी स्टूडेंट्स, फटाफट लिख लो। ठीक है, चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ठीक है, मैं उसके अंदर एक चीज सिखाऊंगा आप लोग को। ठीक है, और ये क्वेश्चन का भी यूज लूंगा उसके अंदर दोबारा, ध्यान से देखना आप। ठीक है, एक नई चीज का ऑब्जर्वेशन करेंगे हम, आप लोग ध्यान रखना हमेशा, जिससे आप ये पहचान पाओगे कि कौन सा वेक्टर यूनिट वेक्टर है, कौन सा वेक्टर यूनिट वेक्टर है, इस चीज की पहचान कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन है, ध्यान देना, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ, छोटा सा सवाल है होने को लेकिन सीखने को ज्यादा मिलेगा। यूनिट वेक्टर ऑफ, ऐसा लिखो, हाँ 3i कैप या 6i कैप प्लस 8j कैप प्लस 0k कैप। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। ये एक वेक्टर है कोई सा, ठीक है, इसका क्या फाइंड आउट करना है आपको, क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना। ठीक है, जल्दी सॉल्व करो फटाफट। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन होने में बहुत आसान है, बहुत फर्जी क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज इंपॉर्टेंट है। अब वो इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आप लोग को बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान समझना, इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन को मर्ज करके बताऊंगा आप लोग को। सपोज मैं मान लेता हूं इस वेक्टर को ए नाम दे देता हूं मैं, कितना है ये 6i के प्लस 8j के प्लस 0k के। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए के बराबर ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अरे यही तो होता है। ठीक है, तो ए वेक्टर तो मेरे सामने है ही, मुझे अब क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है। ऐसा बना लो, चलो मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिखने के लिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकलता था, आप लोग को याद है, अंडर रूट लेके निकलता था। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, कितना आएगा, अंडर रूट 100 बराबर कितना आएगा 10। ठीक है, आसान सी चीज है, कर लिया होगा सभी ने। ठीक है, तो ए कैप बराबर कितना आएगा, देखो इसकी जगह लिखूंगा 6i कैप प्लस 8j कैप प्लस 0k कैप अपॉन 10, मतलब मैं लिखूंगा 6/10 i कैप प्लस 8/10 j कैप प्लस 0/10, मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, ये वैल्यू कितनी आएगी 0.6 i कैप प्लस 0.8 j कैप। समझ में आई नहीं ये बात, ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ गया है। ठीक है, अब ध्यान देना, मैंने क्या कहा आपसे, पिछला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस को मर्ज करके मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। वो कॉन्सेप्ट ये है कि कभी भी यूनिट वेक्टर जो आएगा, यूनिट वेक्टर जो आएगा, उसकी ये वाली वैल्यूज किससे कम होगी, 1 से कम होगी। ये वाली वैल्यू और अगर के साथ भी कोई वैल्यू होगी तो वो भी क्या होगी, 1 से कम होगी। समझ में आई नहीं ये बात, 1 से कम है, इसका मतलब समझ जाओ कि ये यूनिट वेक्टर है। क्यों, क्योंकि उन सब वैल्यूज का सम किसके बराबर आने वाला है, उन सब वैल्यूज का स्क्वायर का सम किसके बराबर आने वाला है, 1 के बराबर आने वाला। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। ठीक है, ये दिमाग में रखना है अपन को। तो ये पहचान हो गई यूनिट वेक्टर की। कहीं पर भी आपने वेक्टर देखा, सपोज आपके सामने एक तो ये वेक्टर लिखा हुआ है और एक वेक्टर लिखा हुआ है आपके सामने 0.7i के प्लस 0.2j के प्लस 0.3k के, तो ये किसकी संभावना है, यूनिट वेक्टर होने की संभावना है इसकी। ठीक है, कैसे संभावना है, ध्यान से देखो, इसका कितना हो जाएगा 0.49, मतलब ये 0.04। मैं ये नहीं कह रहा हूं एग्जैक्टली होगा, लेकिन कम होने पर यूनिट वेक्टर होने की संभावना है। रट के नहीं बैठना है ये बात, 0.09। अब आप इनका सम करके देख लो, 1 नहीं आ रहा, तो ये भी यूनिट वेक्टर नहीं होगा। आपको ये देखना है कि इनका स्क्वायर करके ऐड करने पे क्या 1 के बराबर आ रहा है। पहली चीज तो 1 से छोटा हो, एक चीज पहली चीज तो ऑब्जर्व कर ली, तो आपका डायरेक्ट दिमाग में
घंटी घूमना चाहिए कि हाँ भाई क्या है यहाँ पर, ये 1 से कम आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि अब जब यूनिट वेक्टर 1 से कम है तो फिर आप लोग क्या करो, उसका स्क्वायर करके उन तीनों वैल्यूज को ऐड करो। यदि वो 1 के बराबर आ रही है तो फिर तो यूनिट वेक्टर है, और यदि नहीं आ रही है, कहीं आ जाए ऐसा लिखा हुआ तो आप पहचान सको। इसलिए वैसे क्वेश्चन में दिया होता है कि ये यूनिट वेक्टर है, लेकिन कहीं लिखा हुआ नहीं आया तो आप पहचान लो। समझ में आ गई बात? क्लियर है सभी को? चलो ठीक है, तो ये वाली बात आप हिंदी में लिख लेना अपने हिसाब से, जो मैंने आपको अभी समझाई है। ठीक है, और 1 से बड़ी होगी तो फिर यूनिट वेक्टर नहीं होगा। ठीक है, चलो लिख लो जल्दी से। चलिए अभी नेक्स्ट परिभाषा पे चलते हैं हम। नेक्स्ट परिभाषा क्या है आपकी, कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, नाम से पता चल रहा है। देखो एक बात बता दूं, किसी भी चीज के आगे को लग जाए, किसी भी चीज के आगे को लग जाए, कौन सा को, ये वाला को नहीं, आप ये वाला को सोच रहे हो, ठीक है, ये वाला को, CO। ठीक है, तो समझ जाओ एक ही के अंदर बात हो रही है, एक ही चीज के अंदर बात हो रही है। मतलब कोलिनियर, कोलिनियर मतलब क्या हो गया इसका, एक ही लाइन में, एक ही लाइन में। समझ में आई बात? अभी आगे और परिभाषा लिखवाऊंगा। कोप्लेनर मतलब क्या है इसका, एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में। आगे एक और परिभाषा आएगी, को इनिशियल। को इनिशियल मतलब एक ही जगह से इनिशिएट होने वाले। आई बात समझ में? एक ही जगह से इनिशिएट होने वाले, तो एक ही जगह से इनिशिएट होने वाले। ठीक है, तो खैर अभी मैं इन सबकी परिभाषा लिखूंगा, लेकिन मैंने क्या बोला आपसे, जहां को लग जाए तो को का मतलब आपको क्या समझना है, एक ही चीज के अंदर बात कर रहे हैं। अब यहां पर क्या लग गया, कोलिनियर मतलब क्या है, एक ही लाइन में जो वेक्टर होगा, एक लाइन में जितने भी वेक्टर होंगे, एक ही नहीं मतलब 2 3 4 5 जितने भी वेक्टर होंगे, लेकिन एक ही डायरेक्शन में, एक ही लाइन के नाम, एक ही लाइन में होने का मतलब क्या है, यहाँ पर डायरेक्शन से मीनिंग है, मतलब एक ही डायरेक्शन के अंदर होंगे तो हम क्या कहेंगे उसे, कोलिनियर। जैसे आप लोग से स्कूल में कहा जाता है, प्रेयर होती है या कुछ भी होता है, लाइन बनाकर चलिए, लाइन बनाकर चलिए, कहते नहीं कहते? ठीक है, अब लाइन बना के चल रहे हो तो क्या हो रहा है, एक बंदा आगे चल रहा है, फिर उसके पीछे दूसरा बंदा चल रहा है, फिर उसके पीछे तीसरा, चौथा, तभी तो लाइन कहलाएगी। ठीक है, या आपसे कह दिया चलो बाहर जाओ और आप लोग कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो ये लाइन थोड़ी कहलाएगी, नहीं कहलाएगी ना। इसी तरीके से यदि एक लाइन यू चल रही है, ये ए वेक्टर है, और इसी तरीके से एक दूसरा ये भी एक और वेक्टर है, तो ए और बी दोनों आपस में क्या होंगे, कोलिनियर। समझ में आ गई बात? क्यों होंगे, क्योंकि दोनों एक ही लाइन के अंदर। समझ में आ गई बात? क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है, अब थोड़ा सा और इसके बारे में मैं डिटेल में जाता हूं। पहले परिभाषा देख लेते हैं अपन क्या लिखी हुई है। द वेक्टर्स विच आइदर एक्ट अलोंग द सेम लाइन, ऐसे वेक्टर्स जो एक ही लाइन के अंदर एक्ट हो रहे हैं, और अलोंग पैरेलल लाइंस, या फिर पैरेलल लाइंस के अलोंग। अब यहां पर तुम्हें एक चीज समझाऊंगा मैं, आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। क्या कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर। अब कोलिनियर वेक्टर में आप लोग को इसके दो भाग हैं, एक है पैरेलल वेक्टर और एक है एंटी पैरेलल। तो पहले पैरेलल समझा दूं, इसके बाद एंटी पैरेलल समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान देना, यहां लिखा हुआ है टू कोलिनियर वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन, थीटा बराबर 0 आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, अब ध्यान समझना, ये रहा वेक्टर, कोलिनियर का ही पार्ट है पैरेलल वेक्टर, ध्यान समझना। यानी कोलिनियर की परिभाषा को एक्सप्लेन कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, यहां पर ये वेक्टर है ए वेक्टर, और ये एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। ठीक है, ये बताओ दोनों में एंगल कितना है, दोनों में एंगल कितना है, 0। साफ साफ दिख रहा है ना, ये यूं है और ये भी यूं, तो थीटा कितना हो गया, 0। और आप खुद सोच के देखो, ये इधर है हाथ और ये वाला हाथ भी इधर है, कितना एंगल है इन दोनों में, बताओ, 0। अगर ये यूं होते तो कितना एंगल होता, 180। तो अभी तो दोनों एक तरफ है ना, है या नहीं? तो ये क्या कहलाएगा, थीटा कितना हो गया इसके अंदर, 0। तो ये क्या हो गए, कोलिनियर तो हो गए एक ही लाइन के अंदर। ठीक है, और ये वाले वेक्टर आपस में पैरेलल भी कहलाएंगे। अब तुम सोच रहे सब पैरेलल कैसे कहलाएंगे, ये तो आगे पीछे है, पैरेलल है, हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा, हम तो पैरेलल इसका मतलब समझते हैं, इनको कहते हैं हम तो पैरेलल, इसी को तो कहता आए हो तुम आज तक पैरेलल, कभी इसको कहा है क्या पैरेलल? पैरेलल का मीनिंग होता है दोनों के बीच में एंगल 0, पैरेलल का मीनिंग ये होता है। ठीक है, अब यहां पर पैरेलल का मतलब ये है कि मैंने आप लोग को अभी थोड़े दिन पहले एक बात बताई थी कि वेक्टर में वेक्टर को कहीं भी उठा के रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता,
बस एंगल सेम रहना चाहिए, ये बात बताई थी मैंने आपको। वेक्टर को कहीं भी उठा के रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल सेम रहना चाहिए। बताई थी नहीं बताई थी ये वाली बात? शायद नहीं बताई। चलो आगे बता देंगे, ये मैंने किसी और को बताई होगी, मुझे ध्यान नहीं गया, गलती से आगे बता दूंगा। अभी सुन लो, अब ये बात सुनो। चलो हमने ए वेक्टर एक ऐसा रखा, बी वेक्टर ऐसा रखा। अब मैं ए वेक्टर के नीचे बी वेक्टर ऐसे बना देता हूं, और करके लिख रहा हूं मैं यहां पर। ये रहा ए वेक्टर और ये रहा इसी के नीचे बी वेक्टर। समझ में आई नहीं ये बात? ए वेक्टर के नीचे मैंने क्या बना दिया है? बी वेक्टर। मुझे बताओ अभी भी इसमें एंगल कितना होगा? थीटा कितना होगा अभी इसमें? 0 डिग्री होगा, नहीं होगा? थीटा कितना होगा इसके अंदर? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये भी कोलिनियर कहलाएगा और ये भी कोलिनियर कहलाएगा। और कोलिनियर का ये वाला कौन सा पार्ट कहला रहा है? ये दोनों पैरेलल वेक्टर। आई बात समझ? कोलिनियर के कौन सा पार्ट कहला रहा है ये? ठीक है, जैसा कि मैंने आपको परिभाषा बताई, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में। लेकिन कोलिनियर का यहां पर जो सेंस निकल कर आ रहा है पैरेलल वेक्टर में, वो कितना निकल कर आ रहा है? थीटा बराबर 0। समझ में आई नहीं बात? कितना निकल के आ रहा है? थीटा बराबर 0। तो थीटा बराबर 0 ऐसे भी है, थीटा बराबर 0 ऐसे भी, और थीटा बराबर 0 पता है कैसे भी हो सकता है। ये रहा ए वेक्टर और ये रहा बी वेक्टर। ए वेक्टर को मैंने आगे कर दिया, बी को पीछे कर दिया, तो अभी भी थीटा कितना होगा इसके अंदर? 0 होगा। तो ये अभी भी क्या है? पैरेलल वेक्टर। नहीं आई बात समझ में? अरे क्लियर है क्या यहां तक सभी को अच्छे से? चलो ठीक है, अब आप लोग जल्दी से ये वाला पोर्शन लिख लो, फिर अपन इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी लिख लो। अब ध्यान दीजिए, मैं अब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करूंगा। ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है इसका? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल, ठीक है। तो अब एंटी पैरेलल वेक्टर की भी परिभाषा यही होगी, बस फर्क इतना आएगा, टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग अपोजिट डायरेक्शंस। कैसी डायरेक्शंस? अपोजिट डायरेक्शंस। और थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पर? थीटा बराबर हो जाएगा 180। अपोजिट में कितना होगा? थीटा 180 हो जाएगा। अरे भाई एक हाथ इधर है और एक हाथ इधर है, तो इन दोनों में कितना एंगल हो गया बताओ? 180 डिग्री एंगल हो गया ना। समझ गए बात को? तो ऐसे वेक्टर्स क्या कहलाएंगे आपके? क्या कहलाएंगे? एंटी पैरेलल। होंगे कोलिनियर, ठीक है, लेकिन कोलिनियर का कौन सा वाला भाग है ये? एंटी पैरेलल। तो अब अगर मैं इस डायग्राम के अंदर चेंज करूं, ये जो डायग्राम था इसके हिसाब से अगर बनाऊं डायग्राम, तो क्या होगा? ध्यान देना, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, ठीक है। तो थीटा कितना है इसके अंदर? ये क्या कहलाएगा आपका? एंटी पैरेलल। या फिर मैं इसको ऐसा बना दूं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो ये अभी भी क्या है बताओ? अभी भी क्या है? एंटी पैरेलल। समझ में आ गई बात? ठीक है। और मैं अगर ऐसे बना दूं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो ये अभी भी क्या है? क्योंकि थीटा बराबर कितना है यहां पर, और यहां पर भी थीटा बराबर कितना है। समझ में आ गई बात? क्लियर है सभी को? फटाफट ये वाली परिभाषा भी लिख लो। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट परिभाषा शुरू कर रहे हैं। सिक्स्थ परिभाषा है हमारी, सिक्स्थ डेफिनेशन। इसको तो मैं इरेज कर दूं, ठीक है। इसी के अंदर चेंजेस कर रहा हूं मैं, सिक्स्थ वाली डेफिनेशन में इसी लाइन के अंदर चेंज कर रहा हूं। कोप्लेनर, सिक्स्थ वाली है कोप्लेनर, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी ना, ठीक है। कोप्लेनर द वेक्टर विच एक्ट इन ए प्लेन, इन ए या इन द सेम प्लेन लिख देते हैं, इन द सेम प्लेन, द वेक्टर विच एक्ट इन द सेम प्लेन, विच एक्ट भी आएगा यहां पर, विच एक्ट इन द सेम प्लेन, ठीक है, सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब ध्यान से समझो, कोप्लेनर वेक्टर का मीनिंग क्या है। पहले मैंने आपको बताया को लग गया है आगे, तो को का मतलब क्या हो गया? एक ही प्लेन की बात कर रहा है ये, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो मिसाल के तौर पे ऐसा मानो एक्स और वाई ले लो, खाली दो ही ले लो, जेड को छोड़ो, अभी एक्स वाई ले लिया हमने, ठीक है।
अब ये वाला जो प्लेन है ये क्या कहलाएगा, बताओ मुझे, ये वाला प्लेन क्या कहलाएगा, एक्स वाई प्लेन कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, है। अब इस एक्स वाई प्लेन के अंदर ऐसा समझो, ऐसा समझो कि एक चीटी है, ये रही, ठीक है, ये तो इस डायरेक्शन में चली, ठीक है, दूसरी चीटी इस डायरेक्शन में, तीसरी चीटी यूं, चौथी चीटी यूं, ऐसे चल रही, ठीक है। इन सबके अपने वेलोसिटी वेक्टर्स होंगे, और सबके अपनी अपनी वेलोसिटी, अपने अपने वेलोसिटी वेक्टर्स है। तो ये जितने भी वेक्टर हैं ये क्या कहलाएंगे, बताओ, कोप्लेनर वेक्टर। क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर। यदि हम लोग किसी ग्राउंड के अंदर एक साथ दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो ग्राउंड क्या हो गया, एक प्लेन हो गया, और उस प्लेन में हम दौड़ रहे हैं, तो हम सबके वेलोसिटी वेक्टर क्या कहलाएंगे, सीधी सीधी। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं है ना कोई दिक्कत। अभी अपन लोग इस क्लास में बैठे हुए और तुम लोग कुछ इधर चलते हैं, कुछ बच्चे इधर चलते हैं, जब एंटर करते हो क्लास में या जब जाते हो तो किस में चलते हुए जाते हो, एक ही प्लेन में चलते हुए जाते हो। तो जो तुम्हारे वेक्टर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या फिर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलावा ये कह दो वेलोसिटी वेक्टर, जो भी हो वो क्या कहलाएगा आपका, समझ में आ गई बात, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत है। चलो आप लोग जल्दी से लिख लो इसे। चलिए अब ध्यान दीजिए, अभी हम लोग नेक्स्ट परिभाषा पे चलते हैं। सेवंथ पॉइंट, सेवंथ परिभाषा है, सेवंथ है को इनिशियल, को इनिशियल, ठीक है। द वेक्टर, अब को इनिशियल की परिभाषा समझो आप क्या है, द वेक्टर विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट, विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। ऐसे वेक्टर्स जो एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हो वो क्या कहलाएगा, को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये आप ऐसा समझो कि ये एक फ्लोर है, ठीक है, ये कोई मैदान है मिट्टी का, और इसमें यहां पर छोटा छोटा सा बिल है, ठीक है, बिल बना हुआ है। किसका बिल बना हुआ है, चींटियों का बिल हो सकता है, किसी भी जानवर का बिल हो सकता है, ठीक है, खरगोश का, किसी का भी, चूहे का, किसी का भी बिल हो सकता है। तो आप मान लो ये बिल बना हुआ है, ठीक है। इस बिल के अंदर कौन है, चींटियों के बिल में सांप कैसे होंगे, बकरी, ठीक है। चींटी इस वाले बिल के अंदर क्या है, चींटी है, ठीक है, ये रही एक चींटी, ये रही दूसरी चींटी, ये तीसरी, चौथी, 4 चींटी है, ठीक है। तो अब इसमें से ये निकल के बाहर गई एक, ठीक है, फिर दूसरी निकल के बाहर गई, फिर तीसरी निकल के बाहर गई, और चौथी निकल के बाहर, ठीक है, और भी होंगी, सब निकल के जा रही होंगी बाहर, ठीक है। तो ये जितनी भी बाहर निकल रही हैं एक ही इनिशियल पॉइंट से तो निकल रही है बाहर, तो सबके जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स होंगे वो वेक्टर्स कैसे होंगे, अलग अलग तो होंगे लेकिन को इनिशियल होंगे, क्योंकि इन सबकी जो निकलने की जगह है वो क्या है, एक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। इसका एक और बेहतरीन एग्जांपल अगर मैं दूं, जो आप लोग देखते हो हमेशा कि जब आप लोग स्कूल से छुट्टी होती है, ठीक है, या आपकी क्लास की छुट्टी होगी अभी, तो आप लोग कहां से जाओगे, एक ही जगह से सब अलग अलग जगह जाएंगे, ठीक है, एक ही जगह से सब अलग अलग जाएंगे। स्कूल से क्या होगा, एक स्कूल से सब अलग अलग डायरेक्शंस में निकलेंगे। जैसे ये स्कूल है तो स्कूल से कोई बच्चा इधर गया, कोई इधर गया, कोई यहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो सबके अपने अपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं, तो ये क्या कहलाएगा आपका, को इनिशियल वेक्टर्स। समझ में आ गई बात, क्लियर है यहां तक, सिंपल सी चीज है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। फटाफट लिख लो आप लोग, चाहो तो ये एग्जाम्पल लिख लो ना, ये स्कूल है, ठीक है, स्कूल है, और ये कौन है, स्टूडेंट्स। चींटियां नहीं है, अब ये मत सोचा चींटियां हुई हैं, ठीक है, ये स्टूडेंट्स है, ठीक है, इसमें इतनी चींटी है। तुम सोच रहे हो सर चींटियों के बहुत एग्जाम्पल देते हैं, चलो बहुत अच्छी बात, ठीक है, लिखो। चलो अभी ध्यान दो, लास्ट कर रहे हैं को टर्मिनस, ठीक है, लास्ट वाली परिभाषा कर रहे हैं अपन, को टर्मिनस, ठीक है, को टर्मिनस वेक्टर, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होगी, द वेक्टर विच हैव सेम एंडिंग पॉइंट, सेम एंडिंग पॉइंट आर कॉल्ड
को टर्मिनस वेक्टर, आर कॉल्ड को टर्मिनस वेक्टर। समझ में आ गई बात? ऐसे वेक्टर जिनका एंडिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो, वो क्या कहलाएगा, को टर्मिनस वेक्टर। ठीक है, अब आप लोग इस तरीके से समझो इसको। अच्छा, जो पिछला वाला डायग्राम था, पिछला वाला डेफिनेशन था को इनिशियल वाला, मैं उसमें डायग्राम बनवाना भूल गया आप लोग को। ठीक है, ये तो मैंने एग्जांपल समझा दिया, लेकिन को इनिशियल के बारे में सही वाला डायग्राम आप बना लेना को इनिशियल वेक्टर का। मुझे अभी एकदम याद आ गया। ठीक है, कि ये ए मान लो, ये बी मान लो और ये सी मान लो। तो ए बी एंड सी आर को इनिशियल, क्या है ये, को इनिशियल वेक्टर्स। समझ गए बात को? ये बनवाना भूल गया मैं। ठीक है, अच्छा अब को टर्मिनस की बात कर लेते हैं दोबारा। को इनिशियल तो मैंने समझा दिया था, को टर्मिनस की बात कर लूं तो ऐसे वेक्टर जिनका एंडिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो, वो क्या कहलाएगा आपका, को टर्मिनस। ठीक है, जैसे कि अगर वही एग्जांपल लूं चींटियों वाला, तो पहले तो ये चींटियां बाहर निकल गई थी घूमने, अब घूम फिर के वापस से क्या होंगी, अंदर आएंगी। अरे घूम के वापस से क्या करेंगी, अंदर आएंगी वापस से। जब अंदर आएंगी वापस से, ठीक है, तो क्या होगा, जब ये वापस से अंदर आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, एक ही जगह पर आकर सारे वेक्टर्स मिल रहे हैं, सबके एंड पॉइंट क्या हो रहे हैं, एक ही जगह आकर मिल रहे हैं। वो क्या कहलाएगा आपका, वो क्या कहलाएगा आपका, को टर्मिनस। सबकी एंडिंग एक जगह हो रही है। ठीक है, ऐसे ही यदि आप लोग अपने घरों से निकलते हो, अलग अलग जगह से निकलते हो, लेकिन एक ही जगह स्कूल में जाकर आपका एंड होता है कि वहां पर जाके सब सुबह 8 बजे मुलाकात करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है आप लोग का एंडिंग पॉइंट। ठीक है, यानी को टर्मिनस वेक्टर होगा एक तरीके से। आप लोग सब चल के आए हो तो आपके जितने भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होंगे वो सब क्या होंगे, को टर्मिनस वेक्टर होंगे। ठीक है, समझ गए बात को? तो अब को टर्मिनस वेक्टर का अगर मैं सीन बनाऊं, डायग्राम इसका, ये स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम होगा वो कैसा होगा, इस तरीके का। ठीक है, इसे ए वेक्टर कह दो, इसे बी वेक्टर कह दो और इसे सी वेक्टर कह दो। तो ए वेक्टर को हम बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर को टर्मिनस वेक्टर। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस बता दी मैंने आप लोग को, कभी ऐसे कोई खास काम आती नहीं है। ठीक है, चलो लिख लो जल्दी से।